टू ऑल डियर स्टूडेंट्स, सभी लोग क्लास में जल्दी से आ जाइए। गुड इवनिंग। मेरी वॉइस क्लियर जा रही है सभी तक? अच्छे से मेरी आवाज़ जा रही है सभी तक? ठीक है। और स्क्रीन अच्छे से दिख रहा है? क्लियर दिख रहा है सारा कुछ? ठीक है, ठीक है। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सारे लोग आ जाइए। आप लोग की तैयारी अच्छी चल रही है? सभी लोग की तैयारी अच्छी चल रही है? कमेंट करके बताइए ज़रा। सभी लोग बताएंगे। वेरी गुड। हाँ, क्लास के बाद आपको ज़रूर एक बार रिवीजन करना है। ठीक है। और पिछला सब कुछ याद है ना? ऐसा तो नहीं कि भूल गए। अच्छे से पढ़ते हो? बहुत अच्छी बात है। ठीक है, सारे लोग आ जाइए, फिर आज की क्लास को स्टार्ट करूंगी। गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। जल्दी जल्दी सारे लोग आइए। चलिए, तो जब सारे लोग आ गए हैं तो क्लास को स्टार्ट करने जा रही हूँ। ठीक है, तो हम लोग जो है मीड वाइफरी का चैप्टर 14 स्टडी कर रहे हैं, जो एबॉर्शन से रिलेटेड, एबॉर्शन और इसके टाइप से रिलेटेड हमने स्टडी किया। आज हम इस क्लास में इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे और जो बचा हुआ टाइप्स है एबॉर्शन का, उसको आज कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास में हम लोग एक और टाइप के साथ एबॉर्शन का स्टडी करते हैं, जो है आदतन गर्भपात या रिकरेंट मिसकैरेज। ठीक है, आदतन गर्भपात या रिकरेंट मिसकैरेज, ये क्या है? एक टाइप है किसका? एबॉर्शन का, टाइप ऑफ एबॉर्शन। ठीक है, तो सबसे पहले नाम से क्या लग रहा है? रिकरेंट मिसकैरेज, नाम से क्या लग रहा है? सभी लोग कमेंट करके अपना मतलब एक बेसिक और कॉमन सेंस का यूज़ कीजिए और मुझे ज़रा कमेंट करके बताइए कि रिकरेंट मिसकैरेज का क्या मतलब होता है? आदतन गर्भपात क्या होता है? सभी लोग खुद से बताइए, जो आपको लग रहा है, जैसा समझ आ रहा है नाम से कि किस तरह का एबॉर्शन हो सकता है, ये आप लोग सभी लोग कमेंट कीजिए। हाँ, रिकरेंट मिसकैरेज क्या है? ठीक है, ठीक है, चलिए। तो रिकरेंट मिसकैरेज क्या है? जो बार बार होता है। ऐसा मिसकैरेज, ऐसा एबॉर्शन जो बार बार होता है, ये 2 बार 3 बार, मतलब जो जब भी मदर कंसीव कर रही है प्रेगनेंसी, फिर एबॉर्शन हो जा रहा है, तो उसको हम क्या कहते हैं? आदतन गर्भपात या रिकरेंट मिसकैरेज। ठीक है, रिपीटेड हो रहा है चीज़ें, मतलब जो एबॉर्शन है वो बार बार हो रहा है। तो जब बार बार कोई भी चीज़ होता है, उसको हम रिकरेंट बोलते हैं। बार बार एबॉर्शन होना, उसको हम रिकरेंट मिसकैरेज कहेंगे। क्लियर है सभी को? एक माइंड में कॉन्सेप्ट ये बन गया सभी को? ठीक है, अब डेफिनेशन समझिए। यहाँ पर डेफिनेशन क्या कहता है कि यदि 20 सप्ताह की गर्भावधि पूर्व
लगातार 3 या 3 से अधिक गर्भपात स्वतः हो जाए, उस स्थिति को हम रिकरेंट मिसकैरेज कहते हैं। क्या कह रहा है? 20 सप्ताह। पहला चीज तो ये याद रखना है कि 20 सप्ताह 20 वीक्स, 20 सप्ताह तक प्रेगनेंसी हो रहा है, कहने का मतलब 4 महीने तक, 5 महीने तक, 4-5 मंथ तक प्रेगनेंसी पहुंच रहा है और उसके बाद मिसकैरेज हो जा रहा है, उसके बाद एबॉर्शन हो जा रहा है। तो यहाँ 20 सप्ताह तक पहुंचने के बाद अगर 3 या उससे अधिक बार एबॉर्शन हुआ है खुद ही से, बिना किसी कारण, बिना किसी इंजरी, चोट, ये सब के बिना किसी कारण अगर खुद से ही एबॉर्शन हो जा रहा है 3 या 3 से अधिक बार, ये नंबर याद रखना है। कितनी बार? 3 या 3 से अधिक बार, 3 से अधिक बार, ठीक है, तब हम उसे क्या कहेंगे? रिकरेंट मिसकैरेज कहेंगे। क्लियर है सभी को? बताइए, यहाँ तक क्लियर हुआ सभी को अच्छे से? क्या बताई मैं कि 20 सप्ताह तक प्रेगनेंसी पहुंचा और फिर एबॉर्शन हो गया। ऐसा अगर 3 या 3 से अधिक बार हो रहा है तो उसको हम रिकरेंट एबॉर्शन कह देंगे। किसी को कोई प्रॉब्लम, डाउट? हाँ, 20 सप्ताह तक पहुंचना चाहिए, 20 सप्ताह तक कम से कम पहुंचना चाहिए प्रेगनेंसी, उसके बाद एबॉर्शन हो रहा है, तब है ये रिकरेंट। क्लियर है? चलिए अब समझेंगे कि क्या ऐसा कारण हो सकता है जिसके वजह से 5 महीने तक प्रेगनेंसी होने के बाद और एबॉर्शन हो जा रहा है, वो भी 3 या 3 से अधिक बार। तो देखिए, इसके निम्न कारण हो सकते हैं। अगर पहला ट्राइमेस्टर में एबॉर्शन हो रहा है, मान लीजिए पहले 3 महीने में एबॉर्शन हो गया, तो जैसा कि हमने पहले ही एबॉर्शन के कई कारण पढ़े हैं पिछली क्लासेस में, कई कारण होते हैं, तो उन्हीं कारणों को आज हम फिर से एक बार रिवाइज करेंगे और देखेंगे कि किन किन कारणों के कारण यहाँ पर रिकरेंट एबॉर्शन देखने को मिल रहा है। तो अगर पहला ट्राइमेस्टर में पहली 3 महीने में अगर एबॉर्शन हो जा रहा है फर्स्ट 3 मंथ में, तो इसका कारण हो सकता है गुणसूत्रीय विकार। मदर के शरीर में अगर गुणसूत्र जो होता है, जो बच्चे तक मतलब गुणों को प्रवाहित करता है, बच्चे तक गुणों को ले जाता है, तो अगर इन गुणसूत्रों में किसी तरह का विकार है, कोई दिक्कत है, तो उस कारण से बच्चा सरवाइव नहीं कर पाएगा, बच्चा नहीं जी पाएगा और एबॉर्शन हो जाता है। ठीक है। दूसरा कारण हो सकता है इंडोक्राइन डिसऑर्डर, अंतःस्रावी तंत्र विकार। इंडोक्राइन किससे रिलेटेड होता है? कमेंट कीजिए। हार्मोन से रिलेटेड। शरीर में हार्मोन्स जो होते हैं उनसे रिलेटेड जो सिस्टम होता है उसको हम इंडोक्राइन सिस्टम कहते हैं। ये जो होता है ग्लैंड से सिक्रीट होता है। हार्मोन्स किससे सिक्रीट होते हैं, किससे निकलते हैं? ग्लैंड से। ठीक है। तो अगर कुछ हार्मोनल प्रॉब्लम आ जाता है मदर के शरीर के अंदर, कोई डिसऑर्डर आ जाता है, तो उस कारण भी एबॉर्शन होने के चांसेस हैं। जैसे कि ल्यूटियल फेज डिफेक्ट। क्या है? ल्यूटियल फेज डिफेक्ट, यानी जो ओवुलेशन होता है, अंडाशय से अंडा बाहर निकलता है मदर में, इससे अगर एग बाहर नहीं निकल रहा है, ओवम बाहर नहीं निकल रहा है टाइम पे, तो इस कारण प्रेगनेंसी में बाधा आ सकता है। इसके अलावा डायबिटीज़ भी, जो हमारे शरीर के अंदर इंसुलिन होता है वो कंट्रोल करता है। ठीक है। तो डायबिटीज़ भी एक ऐसा बीमारी है जो बहुत ही घातक है। अगर मदर को हो जाता है डायबिटीज़ तो उसको एबॉर्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके अलावा थायराइड प्रॉब्लम। आप सब में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो आपने सुना होगा
कि कई फीमेल को थायराइड की दिक्कत के कारण प्रेगनेंसी कंटिन्यू नहीं हो पा रहा है, या तो एबॉर्शन हो जा रहा है या प्रेगनेंसी ही नहीं होता है। ठीक है, तो थायराइड हार्मोन भी एक बहुत ही खतरनाक कारण होता है एबॉर्शन का और प्रेगनेंसी नहीं होने का। तो ये हमारे पास कुछ जो थे आपके स्क्रीन पे जो दिखे, ये इंडोक्राइन डिसऑर्डर के अंदर आते हैं। ठीक है, बात यहाँ तक क्लियर हुई सभी को? बताइए, सारे लोग कमेंट करके बताएंगे क्लियर हुआ, किन्हीं को कोई डाउट? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है इम्यूनोलॉजिकल डिसऑर्डर, यानी कि मदर के शरीर के अंदर अगर प्रतिरक्षा से संबंधित कुछ कारण है। ठीक है, प्रतिरक्षा जैसे हमारा जो शरीर है वो बाहर के चीज़ों से फाइट करता है। कोई भी बाहर का कोई पैथोजेन आ जाता है हमारे शरीर के अंदर तो उसको मार कर मतलब किल कर देता है, मारता है, ताकि हमारे शरीर को बचाया जा सके। उसको हम प्रतिरक्षा कहते हैं, इम्यूनिटी कहते हैं। ठीक है, तो अगर मदर के शरीर के अंदर ऐसा कुछ है कि उसको जब भी प्रेगनेंसी हो रहा है और बार बार उसका जो शरीर है, मदर का शरीर, वो उसके बच्चे के खिलाफ, बच्चे के अगेंस्ट एंटीबॉडी बना दे रहा है और ये एंटीबॉडी जाकर फीटस से फाइट कर ले रहा है, फीटस को किल कर दे रहा है, मार दे रहा है, तो इस कारण भी रिकरेंट एबॉर्शन देखने को मिल सकता है। ये समझ आया? एंटीबॉडी, एंटीबॉडी क्या होता है? जो बाहर से आए पैथोजेन से हमें बचाता है। तो जब मान लीजिए कुछ ऐसा भी होता है कभी कभी कि शरीर, मदर का शरीर बच्चे के खिलाफ ही एंटीबॉडी बनाने लगता है, क्योंकि उसको लगता है कि बच्चा जो उसके गर्भ में है, गर्भाशय में है, तो वो कोई बाहर से आया हुआ एंटीजन है, बाहर से आया हुआ कुछ ऐसा चीज़ है जो शरीर के लिए हार्मफुल है, ऐसा वो हमारा शरीर सोचकर और उस बच्चे को मार देता है, जिसके कारण कई बार हमें एबॉर्शन देखने को मिलता है। ठीक है, ये भी एक कारण हो सकता है। इसके अलावा एबीओ असंगता, इसके बारे में मैं आप लोग को पिछले क्लासेस में भी बताई थी बहुत बार। एबीओ असंगता का मतलब ब्लड ग्रुप से रिलेटेड है। ब्लड ग्रुप, जैसे कि अगर माँ का ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव, ए निगेटिव है, हमेशा निगेटिव रहेगा इसमें मदर का, और फीटस का पॉजिटिव रहेगा, तब ऐसी स्थिति में एबीओ असंगतता देखने को मिलता है। और ये सिर्फ ए के साथ ही नहीं होगा, मतलब हो सकता है इसके जगह पे बी हो सकता है इसके जगह ए बी हो सकता है इसके जगह ओ हो। ठीक है, तो ये चेंज हो सकता है, लेकिन जो यहाँ RH फैक्टर दिख रहा है निगेटिव और पॉजिटिव, तो ये चेंज नहीं होगा। मदर में ये निगेटिव रहेगा और बच्चे में, ये फीटस है, फादर नहीं है, ये फीटस है, बच्चा है, चाइल्ड है, इसमें ये पॉजिटिव है। बच्चे में अगर पॉजिटिव ब्लड ग्रुप आ गया तो ऐसी स्थिति में शरीर के, मदर के शरीर के अंदर वही एंटीबॉडी बन जाएगा और वो बच्चे को मार देता है। ठीक है, तो इसको हम एबीओ असंगता कहते हैं। इसके अलावा कुछ संक्रमण भी हो सकता है जिसके कारण एबॉर्शन हो जाए, और कुछ ऐसे कारण भी होते हैं जिनके बारे में हमें पता नहीं चलता है कि एबॉर्शन क्यों हो रहा है। इसको हम बोलते हैं अज्ञात कारण। क्या बोलते हैं? अज्ञात कारण। ठीक है, क्लियर हुआ सभी को? फिर से समझिए, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में कौन कौन से कारणों के कारण एबॉर्शन, रिकरेंट एबॉर्शन देखने को मिल सकता है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर यानी पहले 3 महीने में जेनेटिक डिसऑर्डर, यानी कि मदर के शरीर के अंदर जीन में अगर कोई विकार है उसके कारण एबॉर्शन हो सकता है। इंडोक्राइन डिसऑर्डर, यानी कि हार्मोन से रिलेटेड कोई विकार आ गया है तो तब भी एबॉर्शन हो सकता है, जैसे कि ल्यूटियल फेज डिफेक्ट। इसमें क्या होता है? ओवरी से ओवम निकलने में
प्रॉब्लम होता है या टाइम से नहीं निकलता है, इसको हम ल्यूटियल फेज डिफेक्ट कहते हैं। ये क्या है? ओवरी। इसके बाद डायबिटीज़, अगर मदर को क्या है, डायबिटीज़ है या थायराइड का दिक्कत है, तब भी एबॉर्शन हो जाता है। नेक्स्ट है इम्यूनोलॉजिकल डिसऑर्डर, यानी कि जो रक्षा होता है शरीर के लिए, ऐसी स्थिति में मदर का जो शरीर है वो बच्चे के खिलाफ कुछ एंटीबॉडी बना देता है और बच्चे को मार देता है, जिसके कारण एबॉर्शन देखने को मिलता है। नेक्स्ट है एबीओ असंगता, मतलब इसमें ब्लड ग्रुप मिसमैच होता है। मदर का पॉजिटिव रहेगा आरएच फैक्टर, सॉरी निगेटिव रहेगा आरएच फैक्टर, और बच्चे का, फीटस लिखिए या चाइल्ड लिखिए, बच्चे का पॉजिटिव होता है। तो ऐसी स्थिति में फिर बच्चे पे अटैक हो जाता है, मदर के शरीर से कुछ एंटीबॉडी बनते हैं और ये अटैक कर देते हैं और बच्चे को मार देते हैं। ठीक है, कुछ इन्फेक्शंस के कारण भी एबॉर्शन होता है, कुछ ऐसे कारण भी होते हैं जो अज्ञात होते हैं। ठीक है, सभी को समझ में आ गया यहाँ तक? बताइए, कमेंट करके बताइए सभी को समझ में आ गया। ठीक है, अब चलिए इसके बाद समझिए सेकेंड ट्राइमेस्टर एबॉर्शन। क्या होता है सेकेंड ट्राइमेस्टर एबॉर्शन? ये चौथे महीने, ठीक है, 4, 5 और 6 जो मंथ होता है प्रेगनेंसी का, इसको हम सेकेंड ट्राइमेस्टर कहेंगे। इसको हम सेकेंड ट्राइमेस्टर कहेंगे। ठीक है, 4, 5 और 6 मंथ को प्रेगनेंसी का। ठीक है, तो इसमें अगर एबॉर्शन हो जा रहा है 3 महीनों में, तो इसके क्या कारण हो सकते हैं? तो सबसे पहले इसका कारण होता है एनाटॉमिकल एबनॉर्मैलिटी। क्या होता है? एनाटॉमिकल एबनॉर्मलिटी, मतलब संरचनात्मक विकार। जैसे कि गर्भाशय के अंदर अगर कोई सेप्टम है, बीच में पार्टीशन है, सेप्टम है, तो उसको हम सेप्टेट यूट्रस, यूट्रस गर्भाशय 2 भाग में बटा हुआ है। इस कंडीशन में बच्चे का सही से ग्रोथ डेवलपमेंट नहीं होगा और एबॉर्शन हो जाएगा। दूसरी बात, यहाँ जो सर्विक्स है ये अगर इनकम्पिटेंस है, यानी कि उतना सक्षम नहीं है कि मतलब प्रेगनेंसी को होल्ड कर सके, रोक सके। ठीक है, जिस कारण से एबॉर्शन हो जाता है। फिर है बाइकॉर्नुएट यूट्रस। बाइकॉर्नुएट यूट्रस में क्या होता है? इसमें यूट्रस जो है वो इस तरह से देखने को मिलता है। ठीक है, बाइकॉर्नुएट, यहाँ पर गर्भाशय फिर से 2 भाग में बढ़ जाएगा। क्लियर है? बीच में इस तरह से एक पार्टीशन जैसा यहाँ पर भी देखने को मिलता है। इसके बाद है यूटेराइन फाइब्रॉइड, यानी गर्भाशय के अंदर अगर क्या है, कोई पॉलिप है, कोई फाइब्रॉइड है, या फिर यूटेराइन सिनेकी। इसका मतलब है कि जो गर्भाशय की आंतरिक दीवार है, अंदरूनी दीवार है, ये आपस में क्या होते हैं, ये चिपके हुए होते हैं, जिस कारण से क्या होता है, बच्चे को स्पेस नहीं मिल पाता है ग्रो करने के लिए, डेवलप होने के लिए, विकसित होने के लिए, और एबॉर्शन हो जाता है। तो इसको हम कहते हैं यूटेराइन सिनेकी। ठीक है, सभी को याद रहेगा यूटेराइन सिनेकी क्या होता है, जिसमें गर्भाशय के अंदर की दीवार जो है, गर्भाशय के दीवार, अंदर की दीवार आपस में क्या होते हैं, चिपके होते हैं, चिपके होते हैं। ठीक है, बात क्लियर है सभी को? इसमें गर्भाशय के जो अंदर की दीवार है वो आपस में जुड़े रहते हैं, चिपके रहते हैं, और बच्चे को एक स्पेस नहीं मिल पाता है ग्रो करने के लिए, फिर एबॉर्शन हो जाता है। तो ये कुछ एनाटॉमिकल एबनॉर्मलिटी के कारण एबॉर्शन हो रहा था। दूसरी बात, मैटरनल मेडिकल इलनेस, यानी कि माँ को अगर कोई बीमारी है, मेडिकल इलनेस है, बीमारी है,
जैसे कि सीवियर एनीमिया, ठीक है, मदर को क्या है, खून की कमी है, अगर उसके शरीर में ट्यूबरकुलोसिस है, टीबी का इन्फेक्शन है, तब भी क्या होगा, एबॉर्शन हो जाएगा। माल न्यूट्रिशन है, जैसे एनीमिया है, एनीमिया भी एक तरह का माल न्यूट्रिशन है, और माल न्यूट्रिशन में शरीर में प्रोटीन और कैलोरी की, प्रोटीन प्रोटीन और कैलोरी, ऊर्जा की कमी हो जाती है। अगर ऐसी स्थिति है मदर का, तब भी एबॉर्शन देखने को मिलता है। नेक्स्ट है क्रॉनिक न्यूमोनिया, यानी कि अगर लंग्स में, फेफड़े में इन्फेक्शन है न्यूमोनिया का, तब आपको यहाँ पर एबॉर्शन देखने को मिलेगा। उसी प्रकार मदर को अगर डायबिटीज़ है या साइनोटिक हार्ट डिजीज़ है, यानी कि किडनी, हृदय की बीमारी है, ठीक है, मदर को अगर हृदय की बीमारी है तो ऐसी स्थिति में भी एबॉर्शन देखने को मिलता है। इसके अलावा आर्टेरियोस्क्लेरोसिस, यानी कि जो आर्टरी है, जो आर्टरी रहता है, आर्टेरियोस्क्लेरोसिस में होता है कि आर्टरी जो है वो बिल्कुल नैरो हो जाता है, पतला हो जाता है, सिकुड़ जाता है। यहाँ पर क्या हो गया, सिकुड़ गया, जो आर्टरी था ये आर्टरी क्या हो गया, सिकुड़ गया, पचक गया, बिल्कुल पतला हो गया। तो ऐसी स्थिति में इन बीमारियों में एबॉर्शन देखने को मिलता है, क्योंकि ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं पहुंच सका बच्चे तक और फिर बच्चे की डेथ हो जाती है। क्रॉनिक रीनल डिजीज़, यानी किडनी का अगर डिजीज़ है मदर को, तो ऐसी स्थिति में भी एबॉर्शन हो सकता है, ठीक है। तो ये हो गए कुछ बीमारियों के बारे में जिसके कारण एबॉर्शन होता है। अब है इन्फेक्शन, जैसे कि सिफिलिस और टोक्सोप्लाज्मोसिस। ये सब जो आपके सामने बीमारी है, ये एक तरह का एसटीडी होता है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है, जो इन्फेक्टेड पार्टनर से हेल्दी पार्टनर में जाता है इन्फेक्शन, और ऐसी स्थिति में एबॉर्शन हो सकता है, ठीक है। और कुछ ऐसे भी कारण होते हैं जो अज्ञात होते हैं, अननोन होते हैं, ठीक है। तो ये कारण यहाँ पर समझ में आ गया। सेकेंड ट्राइमेस्टर में, हाँ, सेकेंड ट्राइमेस्टर यानी चौथा, पांचवा और छठा महीने में क्या क्या हमें मतलब कारण दिख सकता है जिसके वजह से एबॉर्शन हो रहा है। कुछ एनाटॉमिकल एबनॉर्मलिटी, यानी कि संरचनात्मक विकार। गर्भाशय के अंदर बीच में क्या है, सेप्टम है, सेप्टेट गर्भाशय है, 2 भाग में बटा है। या जो सर्विक्स है, ग्रीवा है, यही अगर सही से काम नहीं कर रहा अपना, कि प्रेगनेंसी को होल्ड करके रखना, रोक कर रखना, अगर ये काम नहीं कर रहा है तो फिर एबॉर्शन हो जाता है। बाइकॉर्नुएट यूट्रस, यानी कि गर्भाशय वही 2 भागों में बटा हुआ है। अगर गर्भाशय के अंदर कोई फाइब्रॉइड है, कोई मास जैसा स्ट्रक्चर है, तब भी एबॉर्शन होता है। अगर गर्भाशय की दीवारें आपस में जुड़ी हैं अंदर से, तो उसको हम यूटेराइन सिनेकी कहेंगे, और इस कारण एबॉर्शन हो सकता है। कुछ मेडिकल बीमारी, जैसे कि माँ को अगर एनीमिया है, टीबी है, माल न्यूट्रिशन है, लंग्स में न्यूमोनिया है, डायबिटीज़ है, हार्ट का दिक्कत है, आर्टरी का दिक्कत है, अगर किडनी का दिक्कत है, तो ऐसी स्थिति में एबॉर्शन हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा कुछ ऐसे इन्फेक्शंस भी होते हैं जिनके कारण एबॉर्शन होता है, जैसे सिफिलिस और टोक्सोप्लाज्मोसिस। इसके अलावा कुछ ऐसे कारण हैं जो अज्ञात हैं, नोन हैं, जिनका नहीं कुछ पता। तो ये अभी तक हमने इटियोलॉजी यानी कि कारण समझा कि रिकरेंट एबॉर्शन क्यों होता है। रिकरेंट, बार बार जो एबॉर्शन होता है, इसके कारण अभी तक हमने पढ़ लिए। अब हम समझेंगे निदान। क्लियर है सभी को यहाँ तक? बताइए, कमेंट करके बताइए, यहाँ तक क्लियर हुआ सभी को? कारण समझ में आया? ठीक है, कारण समझ में आ गया सभी को? बहुत अच्छी बात है। अब समझिए निदान क्या है। निदान, डायग्नोसिस,
तो निदान में कैसे हम पता करेंगे कि ये रिकरेंट एबॉर्शन है। जो कोई अगर पेशेंट आती है हमारे पास और वो एबॉर्शन का हिस्ट्री देती है, बताती है कि एबॉर्शन हुआ है, तो कैसे कहेंगे कि उसको रिकरेंट एबॉर्शन हुआ है? कैसे कहेंगे कि रिकरेंट एबॉर्शन हुआ है? तो इसके लिए हम यहाँ पर देखेंगे कुछ क्राइटेरिया, कुछ ऐसी चीज़ें जिसके कारण हम कह सकते हैं कि ये रिकरेंट एबॉर्शन है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। एबॉर्शन का कारण जानने के लिए पिछले गर्भावस्था एवं गर्भपात से संबंधित इतिहास का संग्रहण किया जाना चाहिए। सबसे पहले क्या करना है हम लोग को? हिस्ट्री कलेक्शन करना है। क्या करना है? हिस्ट्री कलेक्शन करना है। ठीक है, इससे गर्भपात के मेडिकल, सर्जिकल या ऑब्स्टेट्रिकल कारण का पता लगाने में आसानी होगा। मतलब हम कारण को पता लगा सकते हैं हिस्ट्री पता करके। ठीक है, मतलब पिछले एबॉर्शन के बारे में, क्योंकि बार बार हो रहा है ना, रिकरेंट है, तो 3 या 3 से अधिक बार हुआ एबॉर्शन, तो हम पूछ सकते हैं मदर से कि पिछली बार क्या कारण था जिसके वजह से एबॉर्शन हुआ था। ठीक है, तो रिकरेंट मिसकैरेज का कारण पता लगा सकते हैं हम निम्न एग्जामिनेशन करके। कौन कौन सा एग्जामिनेशन करेंगे? एबीओ असंगता यानी ब्लड ग्रुप का पता लगाएंगे। मदर और बच्चे का ब्लड ग्रुप पता लगाएंगे। थायराइड, मदर का थायराइड सही से हार्मोन सिक्रीट कर रहा है या नहीं उसका देखेंगे। कुछ वीडीआरएल यानी वेनरल डिजीज रिसर्च लैब, वीडीआरएल टेस्ट करते हैं, जो सिफिलिस वगैरह होता है ना उसके लिए किया जाता है। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ को पता लगाने के लिए वीडीआरएल करते हैं। इसके अलावा ब्लड ग्लूकोज लेवल से हमें डायबिटीज़ का पता लगेगा, तो हम डायबिटीज़ के लिए ब्लड टेस्ट करवा लेंगे, ग्लूकोज टेस्ट। और आरएच असंगता की जांच करेंगे। क्या करेंगे? आरएच असंगतता की जांच करेंगे। ठीक है, सभी को समझ आ गया? सभी को समझ आ गया यहाँ तक? क्या क्या टेस्ट करना है? ब्लड ग्रुप, थायराइड, वीडीआरएल, ब्लड ग्लूकोज और आरएच। इसके अलावा हम मदर का अल्ट्रासाउंड करके चेक करेंगे। हिस्टेरोसाल्पिंगोग्राफी यानी कि गर्भाशय और अंडवाहिनियों की सोनोग्राफी। ठीक है, हिस्टेरोस्कोपी यानी कि गर्भाशय की आंतरिक संरचना का अध्ययन, एक्सरे करेंगे और सीटी स्कैन। इन सारी चीज़ों के थ्रू हम एग्जामिनेशन करेंगे मदर के शरीर का। ठीक है, और कारण पता लगाएंगे कि किस कारण बार बार एबॉर्शन हो रहा है। फिर से समझ लीजिए एक बार कैसे निदान करते हैं। निदान के लिए हम रिकरेंट का पता लगाने के लिए निम्न एग्जामिनेशन करेंगे। ध्यान से देखिए, ध्यान से सुनिए सारे लोग। एबीओ असंगतता की जांच करते हैं यानी कि ब्लड ग्रुप का, थायराइड का, वीडीआरएल यानी कि ये एसटीडी के लिए, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के लिए किया जाता है। ब्लड ग्लूकोज लेवल यानी कि शुगर टेस्ट करते हैं और आरएच असंगतता की जांच करेंगे। ठीक है, इसके अलावा अल्ट्रासोनोग्राफी करवाएंगे मदर का, उसके गर्भाशय और फैलोपियन ट्यूब का। गर्भाशय का हम आंतरिक संरचना देखेंगे, एक्सरे और सीटी स्कैन करवा सकते हैं। तो इन चीज़ों से पता चलेगा कि क्या कारण है जिसके वजह से बार बार एबॉर्शन हो रहा है। ठीक है, बताइए सभी को अच्छे से समझ में आ गया? क्लियर है? सभी को अच्छे से समझ में आ गया? आगे चलूं? आगे चलूं? चलिए, अब इसके बाद हम लोग समझेंगे प्रबंधन। अब क्या समझना है हमें? प्रबंधन, मैनेजमेंट, प्रबंधन। देखिए, रिकरेंट जो मिसकैरेज है उसका प्रबंधन हम कारण के आधार पर करेंगे कि जिस कारण से होगा एबॉर्शन उस कारण का हम मैनेजमेंट करते हैं। ठीक है, ऐसे ही तो बीमारी का ट्रीटमेंट होता है।
कि बीमारी अगर जिस कारण के वजह से हुआ है उसी कारण को अगर हम ठीक कर दें तो बीमारी जड़ से ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो गर्भाशय से संबंधित कारणों का उपचार करना है। अगर बाइकॉर्नुएट यूट्रस है तो इसमें हम मेट्रोप्लास्टी करते हैं। मेट्रोप्लास्टी में यानी कि जो अगर गर्भाशय के अंदर दो भाग में बटा हुआ है तो ऐसी स्थिति में हम सर्जरी के थ्रू इस बीच के पार्ट को हम हटा देते हैं ताकि बच्चे को एक प्रॉपर स्पेस मिल सके ग्रो होने के लिए, तो फिर एबॉर्शन नहीं होगा। ठीक है, तो मेट्रोप्लास्टी हम करते हैं। मेट्रोप्लास्टी क्या है? एक सर्जरी है जिसमें हम इसको जो बीच का सेप्टम है, बीच का ये पार्ट है गर्भाशय में, इसको कट करके हटा देते हैं ताकि बच्चे को एक स्पेस मिल सके ग्रो करने के लिए, प्रॉपर ग्रो करने के लिए। ठीक है, हाँ, तो ये काम करते हैं। दूसरा, यहाँ पर अगर गांठ है, गर्भाशय के अंदर अगर गांठ है तो उसको हम सर्जरी के थ्रू, शल्य क्रिया सर्जरी को कहते हैं, और सर्जरी के थ्रू गांठ को, फाइब्रॉइड को हटा दिया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है। इसके अलावा दूसरा मैनेजमेंट हम क्या कर सकते हैं कि अगर मदर को गुणसूत्रीय विकार है, उसके अगर जेनेटिक प्रॉब्लम है, जीन में दिक्कत है, यदि शिशु में किसी प्रकार की गुणसूत्रीय विकार, अगर मदर या बच्चे किसी में भी गुणसूत्रीय विकार होता है तो इसका शीघ्र पता लगाना चाहिए और माँ और पिता दोनों का जेनेटिक काउंसलिंग प्रोवाइड करना चाहिए। मदर और फादर, जो बच्चे का माँ बाप रहेगा, वो दोनों को बैठाकर और उसको काउंसलिंग किया जाता है, उसको समझाया जाता है, उन दोनों का मतलब जेनेटिक टेस्टिंग करवाया जाता है लैब के थ्रू कि आपके जीन में ये दिक्कत है जिसके कारण से एबॉर्शन बार बार हो जा रहा है। ठीक है, तो फिर दोनों को अच्छे से समझाया जाता है कैसे ठीक करना है। कई तरह के ट्रीटमेंट आते हैं तो उसके, और कई तरह के ऐसे मेथड आते हैं जिसके थ्रू प्रेगनेंसी कंसीव किया जा सकता है। ठीक है, बात क्लियर है सभी को? बात क्लियर हुई यहाँ तक? ठीक है, बात क्लियर है? चलिए, तो जेनेटिक काउंसलिंग प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, इसके बाद अगर हम देखें थर्ड मैनेजमेंट, तो इसमें हम अगर बात करें अंतःस्रावी तंत्र विकार, तो इसका हम उपचार क्या करेंगे? मानिए हार्मोनल कोई दिक्कत है, मदर को हार्मोन में कोई दिक्कत है, शरीर के अंदर हार्मोन इम्बैलेंस है, मतलब जितना होना चाहिए उतना नहीं है, तो ऐसी स्थिति में क्या उपचार करना है कि स्त्री के किसी अंतःस्रावी तंत्र विकार से ग्रसित होने पर उसका उचित उपचार किया जाना चाहिए। इसके लिए ल्यूटियल फेज डिफेक्ट अगर होता है तो ऐसी स्थिति में प्रोजेस्टेरॉन थेरेपी दिया जाता है। ठीक है, क्या दिया जाता है? प्रोजेस्टेरॉन थेरेपी। ये कब देंगे हम? जब ल्यूटियल फेज डिफेक्ट होगा। ठीक है, समझ में आ गया? सभी को समझ में आ गया? ठीक है, अब देखिए फोर्थ मैनेजमेंट हमारा क्या है। फोर्थ मैनेजमेंट समझिए कि इसमें है सर्वाइकल इनकम्पिटेंस। क्या है? सर्वाइकल इनकम्पिटेंस, यानी कि अगर सर्विक्स क्या हो, कैपेबल नहीं है, उतना सक्षम नहीं है कि प्रेगनेंसी को कंसीव कर सके, प्रेगनेंसी को होल्ड कर सके, रोक कर रखे, तो ऐसी स्थिति में बार बार क्या हो जाता है? रिकरेंट एबॉर्शन होता है। क्या होता है? रिकरेंट एबॉर्शन देखने को मिलता है। तो इसका कारण ग्रीवा जो इनकम्पिटेंस होता है, अयोग्य होता है, तो इसके उपचार के लिए सर्जरी के थ्रू हम ठीक कर सकते हैं, जिसको हम कहते हैं सर्कलेज ऑपरेशन। कौन सा कहते हैं? सर्कलेज ऑपरेशन। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, याद रखिए हमेशा आप लोग। सर्कलेज ऑपरेशन जो है वो सर्विक्स को कॉम्पिटेंट बनाने के लिए
प्रेगनेंसी को रोक कर रखने के लिए किया जाने वाला एक सर्जरी होता है। ठीक है, क्या है? एक सर्जरी है जिसमें सर्विक्स को स्टिच करके उसको टाका देकर एक तरह से प्रेगनेंसी को रोक कर रखा जाता है। सभी को समझ में आ गया ये बात? बताइए, सभी को समझ आया फोर्थ वाला पॉइंट? चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पर आपके स्क्रीन पे 4 मैनेजमेंट अभी तक हमने पढ़े हैं। इसके बाद देखिए, इस शल्य क्रिया यानी कि जो सर्कलेज ऑपरेशन होता है, इसके बारे में थोड़ा आपको बताया गया है यहाँ पर कि इस शल्य क्रिया में एक नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर यानी कि जो एब्जॉर्ब नहीं होता है उस तरह का सूचर की सहायता से सर्विक्स पर जो इंटरनल ओस है, ये सर्विक्स है, इसका ये बाहर का है ओपनिंग, ये अंदर का, तो यहाँ पर इंटरनल ओपनिंग के पास क्या किया जाता है? एक छल्ला या रिंग बांध दिया जाता है। क्या करते हैं हम? सूचर से टाका देकर एक रिंग बांध देते हैं। यह सर्विक्स को समय से पूर्व टेकन अप या अर्थात लोअर यूट्राइन सेगमेंट पर मिश्रित होने से रोकता है। जैसा कि लेबर के टाइम में होता है ना, लेबर जब प्रसव स्टार्ट होता है तो उस टाइम सर्विक्स का यही ओपनिंग, इंटरनल ओपनिंग गर्भाशय में जाके मिल जाता है। तो इस चीज़ को रोकने का काम कौन करता है? जो ये रिंग बनाया गया, रिंग मतलब सूचर किया गया, ये चीज़ रोक कर रखता है। ठीक है। एवं गर्भावस्था के 1 सप्ताह होने से कुछ मतलब जैसे ही क्या करते हैं, जैसे ही प्रसव स्टार्ट होने वाला रहता है, गर्भावस्था पूरा होने वाला रहता है, उसके 1 सप्ताह पहले सर्जरी के थ्रू रिंग को हटा दिया जाता है। ठीक है, ताकि अब प्रसव को स्टार्ट किया जा सके। इसमें प्रसव प्रथम शल्य क्रिया लगभग 14 सप्ताह पर अथवा पिछले गर्भपात से 2 सप्ताह पूर्व की जाती है। कब की जाती है? याद रखना है आप लोग को ये बात, कब करना है, क्यों आपके एग्ज़ाम में यहाँ से पूछ सकता है क्वेश्चन कि जो ये सर्कलेज ऑपरेशन होता है सर्विक्स के लिए, तो ये कब की जाती है? कब की जाती है? 14 सप्ताह पर। प्रथम शल्य क्रिया कब की जाएगी? 14 सप्ताह पर, अथवा पिछले गर्भपात जब हुआ था, मान लीजिए 20 सप्ताह पे हुआ था पिछला गर्भपात, तो उससे 2 सप्ताह पहले ही ये ऑपरेशन कर देना है ताकि गर्भपात को रोका जा सके। ठीक है, अगर 20 पे हुआ था, 20 सप्ताह पे हुआ था गर्भपात पिछली बार, तो इस बार हम 18 सप्ताह के अंदर ही ये हम ऑपरेशन कर देंगे। क्लियर है सभी को? समझ में आ गया? 2 सप्ताह पहले, 2 सप्ताह पहले या फिर 14 सप्ताह पहले। 14 सप्ताह पर, पहले नहीं, 14 सप्ताह पर या फिर पिछले जब गर्भपात हुआ था उससे 2 सप्ताह पहले। बताइए, क्लियर है सभी को ये बात? टाइम समझ में आ गया अच्छे से? कब करना है ये, कब करना है, टाइम समझ लीजिए। या तो 14 सप्ताह पे करेंगे, या तो 14 सप्ताह पर करेंगे, या फिर जो पिछली बार जितना सप्ताह पे अबॉर्शन हुआ था उससे 2 सप्ताह पहले। ठीक है, बात क्लियर हुआ सभी को? किन्हीं को कोई डाउट? सर्कलेज ऑपरेशन समझ में आ गया? हाँ, एक सर्जरी है, सूचर करके रिंग लगा देंगे इसमें सर्विक्स में। दोबारा समझिए सारे लोग, देखिए, सर्विक्स के अंदर रिंग लगा देंगे, ठीक है, छल्ला बांध देंगे सूचर के थ्रू,
इसमें हम नॉन एब्जॉर्वेबल सूचर यूज करते हैं। क्वेश्चन, नॉन एब्जॉर्ब, जो एब्जॉर्ब नहीं होता है, बाद में उसको कट करके निकाला जाता है टाका को। ठीक है, बस इतना याद रखिए। और दूसरा बात कि कब करते हैं ये याद रखना है, दो चीज, और कुछ याद नहीं रखना है बस। हाँ ठीक है, चलिए देखिए, इस विधि में इस शल्य क्रिया की दो विधियां होती है, एमसी डोनाल्ड विधि और सिरोडकर विधि। कितनी विधि होती है? दो विधि होती है, एमसी डोनाल्ड और सिरोडकर विधि। याद रहेगा, इसको याद रखिएगा आप लोग, इस दोनों विधि को याद रखना है, बहुत ही इम्पोर्टेंट। ये जो सर्विक्स को बांधने के लिए सर्कलेज ऑपरेशन करते हैं, इसकी कितनी विधि होती है? दो विधि होती है, सिरोडकर और एमसी डोनाल्ड विधि। ठीक है, सिरोडकर और एमसी डोनाल्ड विधि। सभी को याद रहेगा ये बात? सभी को याद रहेगा अच्छे से? बहुत बढ़िया, ठीक है। अब देखिए, अब क्या समझना है आप लोग को? यहाँ समझना है प्रोग्नोसिस। क्या समझना है आपको? प्रोग्नोसिस ऑफ रिकरेंट एबॉर्शन, यानी कि हम क्या कह सकते हैं, क्या डेटा है कि जो ये एबॉर्शन होता है इसके कितने चांसेस हैं, कितने चांसेस होते हैं हमारे कंट्री के अंदर। देखिए, तो प्रथम गर्भपात होने पर द्वितीय बार गर्भपात होने की संभावना 20% होती है। दो बार गर्भपात होने पर तृतीय बार गर्भपात होने की संभावना 25% होती है। और 3 बार गर्भपात होने पर अगले समय गर्भपात, ठीक है, तो 3 बार अगर गर्भपात होता है तो अगले समय गर्भपात होने की संभावना 30%, मतलब हर बार 5-5% जो है गर्भपात की संभावना बढ़ते चली जाती है। ठीक है, इसमें रोगी को पर्याप्त देखभाल एवं लविंग केयर करना आवश्यक होता है। ठीक है, जब आप देख रहे हो ना, प्रोग्नोसिस क्या होता है? संभावना कि कितनी बार रिकरेंट होने की संभावना होती है। तो देखिए कितनी बार है, पहली बार अगर हुआ तो 20% संभावना है, दूसरी बार में 25%, तीसरी बार में 30%, इस तरह से हर बार 5-5% बढ़ रहा है। इसीलिए रोगी को, मदर को अच्छे से देखभाल की ज़रूरत होती है। सभी को समझ आ गया? एक बार फिर से मैनेजमेंट देखिए, ध्यान से देखिए मैनेजमेंट सारे लोग। रिकरेंट मिसकैरेज का कारण के आधार पर मैनेजमेंट किया जाएगा। अगर गर्भाशय के अंदर बाइकॉर्नुएट यूट्रस है, यानी कि बीच में क्या है, इस तरह से रुकावट है, बीच में सेप्टम है, एक बीच में अवरोध है, तो उसको हम मेट्रोप्लास्टी करेंगे, सर्जरी करके हटा देंगे, रिमूव कर देंगे, इसको हम मेट्रोप्लास्टी कहते हैं। ठीक है, अगर फाइब्रॉइड रहेगा, गांठ रहेगा, तो उसको भी हम सर्जरी करके हटा देंगे। अगर कोई गुणसूत्रीय विकार रहेगा बच्चे में, तो उसको हम जेनेटिक, मदर और फादर दोनों को जेनेटिक काउंसलिंग करना है, समझाना है कि क्या विकार है और कैसे उसको निदान किया जा सकता है, ठीक किया जा सकता है। अगर हार्मोन से रिलेटेड कोई दिक्कत है मदर में, तो उसके लिए प्रोजेस्टेरॉन थेरेपी देंगे जब ल्यूटियल फेज डिफेक्ट होगा। क्या होगा? ल्यूटियल, एलपीडी जब होगा, तो उस वैसी स्थिति में, वैसे केस में हम प्रोजेस्टेरॉन थेरेपी, बाहर से प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन मदर को के शरीर में चढ़ाते हैं। ठीक है, इसके अलावा है सर्वाइकल इनकम्पिटेंस। क्या है? सर्वाइकल इनकम्पिटेंस, यानी कि अगर जो सर्विक्स है, जो सर्विक्स है, गर्भाशय का निचला भाग है, ये सर्विक्स, तो अगर ये इतना कॉम्पिटेंट नहीं है, इतना सक्षम नहीं है कि प्रेगनेंसी को 9 महीने तक रख सके, तो इसके लिए एक ऑपरेशन होता है, सर्कलेज ऑपरेशन।
वो करवाया जाता है, जिसमें हम एक रिंग को लगा देते हैं यहाँ पर और टाका दे देते हैं। ठीक है, बाद में फिर उसको हम हटा भी देते हैं रिंग को जब डिलीवरी होने वाला रहता है तो। ठीक है, तो कब हटाते हैं कब लगाते हैं ये समझिए, 14 सप्ताह पे या फिर पहले जो एबॉर्शन हुआ है उससे 2 सप्ताह पहले। ये जो सर्जरी होता है ये 2 तरीके से होता है, 2 विधियों से। एक होता है एमसी डोनाल्ड विधि और दूसरा होता है सिरोडकर विधि। याद रहेगा ये नाम आप लोग को, एमसी डोनाल्ड। जो ये होता है ना, क्या ऑनलाइन मंगवाते हैं खाने पीने के लिए, है ना, मैकडोनल्ड, तो उससे ही मैकडोनल्ड इसको हम याद रख सकते हैं। और एक सिरोडकर विधि। इसके बाद हमने पढ़ा प्रेग्नोसिस, यानी कि क्या ऐसी संभावनाएं हैं बार बार एबॉर्शन होने का। तो पहली बार तो 20% चांस होता है एबॉर्शन होने का, उसके बाद 25% हो जाता है, फिर 30% हो जाता है और हर बार 5-5% बढ़ते चला जाता है। इस वजह से मदर को प्रॉपर देखभाल केयर की ज़रूरत होती है। ठीक है, सभी को समझ में आ गया यहाँ तक? मैनेजमेंट अच्छे से समझ में आ गया? तो ये हो गया रिकरेंट एबॉर्शन कंप्लीट। सभी को ये समझ में आ गया रिकरेंट एबॉर्शन? हाँ, तो ये हो गया कंप्लीट, जिसमें हमने क्या क्या देखा, क्या क्या पढ़ा, फिर से एक बार समझिए। जो ये हो रहा है ये 20 सप्ताह तक गर्भावधि, अगर गर्भावधि पहुंच गया और उसके बाद 3 या 3 से अधिक बार ऐसा एबॉर्शन हुआ है तो इसको हम रिकरेंट मिसकैरेज कहते हैं। ठीक है, इसी को दूसरा नाम होता है हैबिचुअल एबॉर्शन। क्या है? हैबिचुअल एबॉर्शन। क्या क्या कारण हो सकता है? हमने कारण बहुत सारे पढ़े, जैसे पहला जो ट्राइमेस्टर होता है, पहला 3 महीने, उसमें होता है जेनेटिक डिसऑर्डर के कारण, इंडोक्राइन यानी हार्मोनल इम्बैलेंस के वजह से एबॉर्शन होता है, जैसे कि ल्यूटियल फेज डिफेक्ट, डायबिटीज़ है मदर को, या थायराइड प्रॉब्लम है तब भी एबॉर्शन होता है। इसके अलावा प्रतिरोधक क्षमता अगर मदर का कमज़ोर है या उल्टा काम कर रहा है तब उसकी वजह से एबॉर्शन हो जाएगा। ब्लड ग्रुप मैच नहीं है तब होगा, या कोई इन्फेक्शन है मदर को तो उसके कारण एबॉर्शन हो सकता है। और कई ऐसे कारण होते हैं जिनका पता नहीं चलता। सेकेंड ट्राइमेस्टर में क्या क्या कारण होता है? इसमें एनाटॉमिकल एबनॉर्मलिटी, यानी गर्भाशय के अंदर अगर कोई किसी प्रकार का संरचनात्मक विकार है, जैसे सेप्टेट यूट्रस, बीच में पार्टीशन है, सर्विक्स अगर कॉम्पिटेंट नहीं है, सहायक नहीं है प्रेगनेंसी के लिए, या गर्भाशय 2 भाग में बटा हुआ है, या फिर उसमें मांस है कोई, या अंदर के दीवार चिपका हुआ है, तो ऐसी स्थिति में एबॉर्शन होता है। या फिर मदर को किसी मेडिकल प्रॉब्लम है, मेडिकल बीमारी है, इलनेस है, जैसे कि एनीमिया, बहुत सीवियर एनीमिया है, खून की कमी है, टीबी है, लंग्स का इन्फेक्शन, मदर को माल न्यूट्रिशन है, शरीर में प्रोटीन और कैलोरी की कमी, अगर मदर को न्यूमोनिया है, ठीक है, या डायबिटीज़ है, हार्ट डिजीज़ है, या फिर ब्लड वेसल्स का दिक्कत है, या फिर किडनी डिजीज़ है, तो ऐसी स्थितियों में ज़्यादा चांसेस होता है एबॉर्शन होने का बार बार। ठीक है, इसके अलावा कुछ इन्फेक्शंस जैसे एसटीडी, सिफिलिस और टोक्सोप्लाज्मोसिस, कुछ अज्ञात कारण भी हैं जिसके कारण एबॉर्शन होता है। अब समझेंगे कैसे निदान किया जाएगा, कैसे पता लगाएंगे। तो इसके लिए हम रिकरेंट असंगतता की जांच करेंगे, मतलब एबीओ असंगतता की, ब्लड ग्रुप की, थायराइड, मदर का थायराइड टेस्ट करवाएंगे, वीडीआरएल, ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ के लिए वीडीआरएल किया जाता है। ठीक है, जैसे सिफिलिस ये सब होता है ना वो। इसके अलावा ब्लड का ग्लूकोज लेवल चेक करेंगे और आरएच असंगतता देखेंगे। अल्ट्रासाउंड करके देखेंगे मदर का, उसके गर्भाशय और फैलोपियन ट्यूब का,
और गर्भाशय के आंतरिक संरचना का अध्ययन करेंगे। इसके बाद एक्सरे, सीटी स्कैन ये सब के थ्रू भी पता लगा सकते हैं कि क्या दिक्कत है, क्या कारण है जिसके वजह से बार बार एबॉर्शन देखने को मिलता है। इसके प्रबंधन में हम जैसा कारण रहेगा उसके अकॉर्डिंग प्रबंधन करेंगे। जैसे कि गर्भाशय से संबंधित कारण, जैसे अगर बाइकार्नियोट यूट्रस है, गर्भाशय अगर 2 पार्ट में बटा हुआ है तो उसको हम सर्जरी के थ्रू रिमूव कर देंगे, हटा देंगे बीच वाले पार्ट को। अगर गांठ है उसको भी हटा देंगे। अगर बच्चे में कोई जेनेटिक प्रॉब्लम है तो उसको हम मदर और फादर को काउंसलिंग कर देंगे। अगर मदर के अंदर हार्मोन की कमी है तो प्रोजेस्टेरॉन थेरेपी दे देंगे, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन चढ़ा देंगे। और अगर सर्विक्स जो है वो प्रेगनेंसी 9 महीने तक नहीं पहुंचा पा रहा है तो उसमें हम एक रिंग लगाकर ऑपरेशन करते हैं, सर्कलेज ऑपरेशन जिसको कहते हैं, जो कब किया जाता है 14th सप्ताह पे या पहले की एबॉर्शन होने से 2 सप्ताह पहले। ठीक है, इसकी 2 विधियां होती है, मैकडोनाल्ड और सिरोडकर। इसका प्रोग्नोसिस समझिए, प्रोग्नोसिस कि ये मतलब कितने % चांस होता है इसको। तो इसमें जो है प्रथम गर्भपात में 20% चांस होता है, ठीक है, दूसरी बार होने का। और दूसरे बार में मतलब 25% और तीसरी बार में 30%, ऐसे 5-5% बढ़ते जाता है। इसमें हम लव और केयर है प्रॉपर दे सकते हैं मदर को। तो ये हो गया हम लोग का आज रिकरेंट एबॉर्शन कंप्लीट। अब आपके स्क्रीन पे जो यहाँ पर दिख रहा है ये टोटल आपके जितने टाइप ऑफ एबॉर्शन हमने पढ़ा उसके बारे में है। ठीक है, तो यहाँ पर हम सारे एक साथ एक लाइन में, एक टेबल में हम समझते हैं कि गर्भपात के प्रकार एवं लक्षणों की उपस्थिति, ये समझिए बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर आपको हेल्प मिल जाएगा, समझ आ जाएगा बिल्कुल क्लियर कि किस टाइप के एबॉर्शन में क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं। एक साथ देख लीजिए। देखिए यहाँ सीरियल नंबर दे दिया 1 2 3 ऐसे, फिर साइन सिम्टम यहाँ दे देगा। यहाँ अलग अलग टाइप दिया हुआ है एबॉर्शन का, जैसे कि पहला टाइप है थ्रेटेंड, दूसरा है इनविटिबल, तीसरा कंप्लीट, चौथा इनकम्प्लीट, पांचवा मिस्ड, छठा सेप्टिक एबॉर्शन। तो इस तरह से अलग अलग टाइप दिए हुए हैं एबॉर्शन के, और यहाँ साइन सिम्टम इसके नीचे दिया हुआ है। तो चलिए हम देखते हैं कि कौन से टाइप में क्या साइन सिम्टम देखने को मिलता है। देखिए जैसे है थ्रेटेंड एबॉर्शन, थ्रेटेंड एबॉर्शन। तो थ्रेटेंड एबॉर्शन में क्या था, जिसमें कि प्रेगनेंसी को हम कंटिन्यू कर लेते हैं बाद में अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट कर लिया जाए तो, सिर्फ इसमें ब्लीडिंग वगैरह होता है। ठीक है, तो पेन में एक पेन का क्या है, पेन मिलेगा या नहीं, तो इसमें होगा, रुक रुक कर होगा, धीमा होगा पेन। ठीक है, लेकिन जो इनविटिबल एबॉर्शन होता है ये सबसे खतरनाक होता है। इसमें सीवियर पेन होता है, रिदमिक, यानी कि एक लय से पेन होगा। कंप्लीट एबॉर्शन में सामान्य अनुपस्थित रहता है, पेन नहीं होता, क्योंकि सारा बच्चा मतलब बच्चे का पूरा शरीर और जो मेम्ब्रेन है, प्लेसेंटा है, सब कुछ निकल जाता है, तो उसके निकलने के बाद फिर पेन नहीं होता है। इनकम्प्लीट जो होता है, इनकम्प्लीट यहाँ पर है लिखा हुआ, तो ऐसी स्थिति में सीवियर पेन देखने को मिलता है। मिस्ड में यानी जब बच्चा का डेथ हो जाता है गर्भाशय में ही, तो ऐसी स्थिति में पेन देखने को नहीं मिलता है। और जो सेप्टिक एबॉर्शन होता है, जो इन्फेक्शन वाला एबॉर्शन होता है, उसमें सीवियर और रुक रुक कर पेन होता है। तो पेन के बारे में अलग अलग हमने टाइप्स के अंदर देखा, किसी में बहुत ज़्यादा हो रहा है, किसी में कम हो रहा है, किसी में रुक रुक कर हो रहा है, किसी में लगातार हो रहा है, तो इस तरह से। ठीक है, अब ब्लीडिंग की बात आती है अगर, तो समझिए ब्लीडिंग जो है, अगर हम बात करें थ्रेटेंड एबॉर्शन में, तो इसमें बहुत कम ब्लीडिंग होता है। इसके बाद इनविटिबल में बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होता है,
कंप्लीट में अनुपस्थित रहेगा ब्लीडिंग, इनकम्प्लीट में अधिक ब्लीडिंग होगा, और जो मिस्ड एबॉर्शन होता है जिसमें बच्चे का डेथ हो जाता है तो ऐसी स्थिति में लाल भूरा रंग का ब्लीडिंग होता है। ठीक है। और जो सेप्टिक एबॉर्शन होता है उसमें कैसा होता है, जो पस वाला होता है, प्यूरिलेंट, एक मवाद युक्त बदबूदार उस तरह का ब्लीडिंग होता है। क्लियर है सभी को? हाँ, ये जो आपको यहाँ डेटा इस तरह से लिखा मिल रहा है ये डेट मिसप्रिंट है, इसको उतना आप लोग फोकस मत कीजिएगा, इसको काट दीजिएगा। ठीक है, इसको काट दीजिए। बस यहाँ पर लिख देना है सेप्टिक में, यानी कि जो इन्फेक्शन वाला एबॉर्शन होता है उसमें मवाद युक्त पस वाला वेजाइनल डिस्चार्ज होता है। अब नेक्स्ट समझिए सर्वाइकल ओस, यानी कि सर्विक्स का ओस बंद है, खुला है, अलग अलग टाइप में हम ये समझेंगे। जैसे सर्विक्स का ओस या ओपनिंग, ओस का क्या मतलब होता है, ओपनिंग। तो जो गर्भाशय का निचला भाग है सर्विक्स, इस सर्विक्स खुला है या बंद है इस चीज़ को हम देखते हैं। तो जो जब थ्रेटेंड एबॉर्शन होता है उसमें बंद रहता है, इनविटिबल में खुला रहता है। जब कंप्लीट एबॉर्शन हो जाता है उसमें भी बंद हो जाता है, इनकम्प्लीट में खुला रहेगा, मिस्ड में यानी जिसमें बच्चा मर गया है तो उसमें बंद रहेगा, और सेप्टिक में खुला रहेगा। ठीक है, बात समझ आ गया यहाँ तक? सभी को क्लियर है? ठीक है। अब इसके बाद देखिए, गर्भाशय को जब, यूट्रस को जब हम पाल्पेट करके देखेंगे तो हमें कैसा महसूस होगा उसके बारे में यहाँ पर दिया हुआ है। जो यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा इस तरह का वर्ड्स दिख रहा है ये सब काट दीजिएगा। वेट, ये काट दीजिए आप लोग। ये सब टाइपिंग का थोड़ा सा दिक्कत है तो उसके वजह से है। ठीक है, ये सब काट देना है, इतना चीज़ें आपको काट के रखना है, मतलब नहीं इसको पढ़ना है, ये सब टाइपिंग का है, मिस्टेक है। ठीक है, तो देखिए गर्भाशय को अगर छुएंगे, पाल्पेट करके देखेंगे, ऊपर से दबा कर देखेंगे तो थ्रेटेंड एबॉर्शन में सॉफ्ट फील होगा, मुलायम सा महसूस होगा। वहीं इनविटिबल में टेंडरनेस होगा। टेंडरनेस कहने का मतलब, जो टेंडरनेस का मतलब होता है कि छूने के बाद, पाल्पेट करने के बाद पेन होना, दर्द होना, छूने पे दर्द होना। तो गर्भाशय को जब दबा कर देखते हैं तो इनविटिबल टाइप में गर्भाशय में दर्द होता है। कंप्लीट जो टाइप होता है एबॉर्शन का उसमें गर्भाशय फर्म, हार्ड, उस तरह का फील होता है। इनकम्प्लीट में पेन होगा। जो मिस्ड होता है जिसमें कि बच्चे का डेथ हो जाता है उसमें गर्भाशय की हाइट, फंडल हाइट, वो बराबर रहता है प्रेगनेंसी के अकॉर्डिंग। ठीक है, और जो सेप्टिक होता है यानी कि जो इन्फेक्शन से एबॉर्शन हुआ, इसमें भी टेंडर देखने को मिलता है, पेनफुल होता है। तो ये पाल्पेट करने के बाद जो है ये अलग अलग टाइप ऑफ एबॉर्शन में चेंजेस देखने को मिलते हैं। तो ये हमारे स्क्रीन पे कुछ 4 हमने साइन सिम्टम देखा पेन के बारे में, कि अलग अलग टाइप में कैसा रहेगा पेन का कंडीशन, ब्लीडिंग का क्या हालत रहेगा, सर्विक्स के जो ओपनिंग है उसका क्या होगा, और गर्भाशय के को पाल्पेट करने पे, छू कर देखने पे कैसा अलग अलग टाइप में हमें महसूस होगा। ठीक है, ये सब काट देना है, ये सब अननेसेसरी लिखा हुआ है टाइपिंग के वजह से, तो ये याद रखना है। ठीक है, आपके एग्ज़ाम में, अब समझिए यहाँ से आपको एग्ज़ाम में कैसे पूछ सकता है, कि आपके एग्ज़ाम में यहाँ से बीच से पूछ सकता है कि आप बताओ कि कंप्लीट एबॉर्शन में, क्वेश्चन आप समझिए यहाँ से, कंप्लीट एबॉर्शन में ब्लीडिंग कैसा होता है,
ऑप्शन आपको दे देगा। तो कंप्लीट एबॉर्शन में कैसा होता है, ब्लीडिंग कम होता है, कम होता है या अनुपस्थित रहता है, क्योंकि जो भी गर्भाशय के अंदर बच्चा का मतलब प्रोडक्ट था, बच्चा था, झिल्ली था, जो मेम्ब्रेन था और प्लेसेंटा, वो सब बाहर निकल गया, इसीलिए उसको हम कंप्लीट एबॉर्शन कह दिए, क्योंकि सारा कुछ निकल गया। तो ऐसी स्थिति में ब्लीडिंग अब होगा नहीं, कम हो जाएगा या नहीं होगा। तो इस प्रकार आपको बीच बीच से क्वेश्चन पूछ सकता है। ये इसको तो याद रखना बहुत ज़रूरी है कि जो बच्चे का डेथ हो जाता है मिस्ड एबॉर्शन में, तो इसमें ब्लीडिंग कैसा होता है, लाल भूरा रंग का, बिल्कुल गहरा रंग का ब्लीडिंग होता है, वेजाइनल डिस्चार्ज होता है। ठीक है, तो बीच बीच से आपको क्वेश्चन पूछेगा। तो इस चार्ट को आप लोग प्रॉपर अच्छे से अभी पढ़िएगा, क्लास के बाद एक बार अच्छे से देखिएगा, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट से, कि जिसमें आपको गर्भपात के प्रकार यानी एबॉर्शन के टाइप दिए हुए हैं और लक्षण बताए गए हैं। तो बीच बीच से आपको यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अच्छे से पढ़िएगा अभी। आई होप आप सभी को क्लियर है, यहाँ तक सभी को अच्छे से समझ में आ गया। हाँ, इसको एक बार अच्छे से पढ़ना है आप लोग को, इधर से इधर आना है और ऊपर से नीचे, फिर ये समझना है कि क्या कह रहा है। ठीक है, सभी लोग किस तरह से टेबल को पढ़ना है फिर से देख लीजिए। टेबल को ऐसे पढ़ना है कि ये नीचे में दिया हुआ है साइन सिम्टम, पेन, ब्लीडिंग, ये सब, और इस साइड आपको दिया हुआ है टाइप ऑफ एबॉर्शन। ये क्या है, टाइप ऑफ एबॉर्शन है। ठीक है, तो कौन से एबॉर्शन में कौन सा साइन सिम्टम कितना हद तक मिलता है, तो बढ़ा हुआ है, घटा हुआ है, ब्लीडिंग है, पेन है, जो भी है, इन सब के बारे में दिया हुआ है। ठीक है, तो आप लोग को यही अच्छे से रीड करना है, पढ़ना है, समझना है। और देखिए, समझ कर पढ़िएगा तो आपको रटने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर, बिल्कुल भी नहीं। खुद से आप समझिए कि क्या होता है इनकम्प्लीट में। इनकम्प्लीट में होता है कि पूरी तरह से बच्चा बाहर नहीं निकल पाता, शरीर का कुछ टुकड़ा बाहर निकला, कुछ अंदर रह गया। तो ऐसी स्थिति में दर्द तो होगा, पेन तो होगा। तो यहाँ पर क्या लिखा है कि पेन तीव्र होगा, सीवियर होगा, ब्लीडिंग भी होगा, क्योंकि कुछ पार्ट अभी भी अंदर है। तो ऐसे हम समझ कर पढ़ेंगे तो आपको रटना नहीं पड़ेगा। ठीक है, आई होप आप लोग को अच्छे से समझ आ रहा है, क्लियर है सारी चीज़ें। ठीक है, तो आज के क्लास में बस इतना ही। कोई भी डाउट है नेक्स्ट क्लास में भी आप पूछ सकते हो। ठीक है, थैंक यू फॉर दिस क्लास, टेक केयर।